कोई जूस सा पी न सके किसी का जिस्म गार कर, इसलिए हम लड़ते हैं अपनी सेहत मार कर। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर ओम शंकर जी की। ओम शंकर जी जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ये सिलसिला 1-2 दिन का नहीं, पिछले 17 दिनों का है। इसके पहले भी आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर सोनम वांगचुक। इसी प्रकार से हम बीएचयू पर हैं। बीएचयू पर आइए तो देखिए इधर पिछले 17 दिनों से डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आंदोलन पर। उनकी बहुत छोटी सी मांग है। इनकी इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी सी मांग है, जो व्यवस्था यहाँ पर मुहैया है सिर्फ उस व्यवस्था को संचालित हो जाए। जिनके लिए कराई गई व्यवस्था है उन्हें उसका सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। चिकित्सा विभाग संस्थान के निदेशक द्वारा हृदय रोग विभाग को सुपर स्पेशलिस्ट भवन में आवंटित संपूर्ण 4था तल एवं 5वां तल का आधा तुरंत मरीजों के लिए खोला जाए। भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को तत्काल निलंबित कर के उन पर विधिक दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अभी हम नीचे के पंक्तियों की बाद में बात करेंगे, पहले हम ऊपर की पंक्तियों की बात कर लें कि जो 4था और 5वां तल का आधा हिस्सा है वह जो लोग हृदय घात की जो समस्याएं लगातार अब बढ़ती ही जा रही हैं। और जब से वैक्सीन का मामला आया तब से आप देख ही रहे हैं कि हर दिन कोई नाच रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है। इसके पता चलता है कि थोड़ी देर बाद हम सबके बीच से चला गया और उसका मामला क्या आता है, उसको हार्ट अटैक आया और वो चला गया। हार्ट अटैक की संख्या कोविड के समय भी कम नहीं आई, इस पर भी आप लोगों ने देखा तमाम सारी मृत्यु हुई। और जब इस अस्पताल पर भी आवागमन लोगों का तेजी शुरू हुआ। अब हम डॉक्टर ओम शंकर जी से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने बीएचयू में आने वाले पेशेंटों को, मरीजों को कुछ अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकें, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ये इनका पहला आंदोलन नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात किया है। रक्त बैंक के लिए भी काम किया, ट्रामा सेंटर के लिए भी काम किया, सुपर स्पेशलिस्ट बने इसके लिए काम किया। हृदय रोग में पहले 47 बेड थे और बेडों की बढ़ोतरी तो हुई पर उन पर डिजिटल लॉक लगा दिया। अगर हैं तो वो, लेकिन हम देख सकते हैं पर उनका लाभ नहीं हो सकता। सर यही सब तो मामले हैं आपके? सबसे बड़ा मामला जो लगातार 1.5 दशकों से हम लोग लड़ रहे हैं वो है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार। ये हमारी सबसे प्रमुख लड़ाई है और सारी लड़ाई इसी के बीच है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई क्यों आवश्यकता है, ये हमारे जो गरीब लोग बैठे हैं, जो बेचारे किसान मजदूर हैं, जो मरीज बीमार भी हैं, उन सबको ये इतना अहम मुद्दा नहीं समझ में आता। समझ में नहीं होने की वजह से ये अपने मुद्दों के लिए लड़ नहीं पाते और ये नहीं लड़ पाते तो हमारे देश के राजनेता, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, वो इतने गंभीर मुद्दों पर ज़्यादा बातें नहीं करते और काम करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा पूरा नहीं करते, ऐसा नहीं है, आंशिक रूप पे काम करते हैं उसको। लेकिन मुख्य एजेंडा जो हमारी मांग है, राइट टू हेल्थ पर राष्ट्रीय मुद्दा ये नहीं बना। पूरे चुनाव आपने देखा, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी पॉलिटिशियन ने राइट टू हेल्थ के ऊपर कोई भाषण दिया हो या राइट टू एजुकेशन के ऊपर भाषण दिया हो। शिक्षा के मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये समाज को जड़ से मजबूत करता है। जड़ से मजबूत करता का मतलब, अगर मान लिया जाए ये जितने भी बेचारे मरीज हैं, इन सब की आयु देखिए, सब 50-60 के आगे हैं और अपने जीवन में किसी से भी पूछे, किसी के भी पास 5 लाख से ज़्यादा बचत नहीं होगी। किसी से पूछे, इतने सारे मरीज हैं, सब मरीज लोग हैं, उसे पूछे, किसी के भी घर में बचत जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी और इसी समय ये बीमार हो गया है। अब मान लीजिए ये तो रेगुलर पेशेंट है, इसी में लोग हार्ट अटैक हो जाते हैं, गंभीर बीमार भी होते हैं और अस्पताल में जाते हैं। अब अस्पताल में अगर जाते तो उनके पास 2 विकल्प होता है, या तो सरकारी अस्पताल जहाँ बैठे हैं ये लोग, या तो प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल वर्तमान में सिर्फ 15% लोगों को ही सेवा देती है और 85% लोग जो है वो निजी अस्पतालों में जाते हैं। निजी अस्पतालों में जाइए, 5 दिन भर्ती रह जाइए, जो भी आपकी 5 लाख की बचत है सब शून्य हो सकता है। ज़मीन जायदाद भी बेचना पड़े, गहने भी बेचने पड़े। अगर इसके बदले सरकार ऐसी नीति लाए जो कि बनने वाली है अभी, कि चाहे कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े अस्पताल में जाए, वो अस्पताल में जाते ही अपना भारतीय होने का सबूत दिखाए, कोई भी सबूत, जो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे उनका कोई अपना वोटर कार्ड हो या कोई भी ऐसी सबूत जिससे वो भारतीय साबित होते हैं, वो दिखाते हैं, उनका एडमिट हो जाए, उनका पूरा इलाज होकर बाहर चले जाए और 1 भी रुपया इस वक्त नहीं देना पड़े।
इस वक्त की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं इस देश के, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो टैक्स ना देता हो। ये गलत अवधारणा लोगों के मन में डाली जाती है कि जो इनकम टैक्स देते हैं सिर्फ वही टैक्स पेयर है, लेकिन इनकम टैक्स से ज़्यादा बड़ा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता कि हम भी टैक्स पेयर कैसे हैं। कोई भी घर से आएगा, गाड़ी में तेल भराएगा, आधा तो टैक्स ही है उसमें। कलम खरीदेंगे टैक्स देंगे, चश्मा खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, खाना में तेल खरीदेंगे, मसाला खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे वहाँ टैक्स देंगे। तो सारे लोग टैक्स पेयर हैं, सिर्फ इनकम टैक्स पेयर ही टैक्स पेयर नहीं है। खाना खाएंगे, कुछ भी, मतलब ये गलत तरीके से प्रचारित करके लोगों पर एहसान जताया जाता है। ये राजनीतिज्ञों के द्वारा जो गलत अवधारणा फैलाई जा रही है, खास करके पूंजीपतियों के द्वारा, ये बहुत ही दुखद है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। जैसे आज 5 किलो अनाज मिलता है, दे रहा है कोई सरकार, तो वो ये कहती है कि मैं दे रहा हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। कोई भी, ना तो नेता, कोई भी आ जाए, पहले विपक्ष आए, विपक्ष आए, कोई भी सरकार में आए, कोई भी अपने पॉकेट से पैसा नहीं देता, ना पार्टी फंड से देता है, ना ही कोई पूंजीपति उसको पैसा देता है। इन्हीं का पैसा, यानी टैक्स पेयर का पैसा, जो 100 रुपया देते हैं, इनके ऊपर 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया खर्च करते हैं। तो उनको कहते हैं खैरात दे रहा हूँ, खैरात दे रहा हूँ, तुमको दिया ना, तुम एहसान, मेरा एहसान, मेरा एहसान मानो, मेरा एहसान। भाई आप एहसान मानो कि आप मेरा 90 रुपया खाकर ऐश कर रहे हो, आप पूंजीपतियों में वो पैसे बांट रहे हो। सर तो कितने बेड का मामला, कितने बता। मेरा सवाल ये था सर कि कितने बेडों की लड़ाई चल रही है? नहीं, बेड की नहीं, मैं तो इस देश में सबके बेड की लड़ाई है, सिर्फ एक बेड की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। सिर्फ अस्पताल के 5 बेड 50 बेड की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ मैं। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मतलब सबके लिए बेड की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यही मैं आपको समझा रहा था कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का क्या मतलब होता है। तो ये जो नीति नहीं है और उसकी वजह से इसमें स्वास्थ्य के जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरकार अपनी नीतियों में आम जनता के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, वो नहीं खर्च कर रही। इसलिए सरकारी जो, या जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑन जो हॉस्पिटल है, वो 15% कैटर कर रही है, उसको बढ़ाकर 100% करना है। सरकार उसको घटाकर 0% करना चाहती है। तो हमारी लड़ाई उसको लेकर है। वो क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति के ज़्यादातर 90-95% अपनी जो जीवन भर की कमाई जो 95% की 5 लाख से ज़्यादा सेविंग नहीं हो रहती है, वो अस्पताल में जाते ही ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो या नकारात्मक हो जाता है। तो अगर हम ये इलाज उनको दे दें, यानी कि उसी टैक्स पेयर का 10% हिस्सा, यानी कि पूरा बजट 50 लाख करोड़ के आसपास का है जैसे पिछला, तो उसमें 5 लाख करोड़ अगर दे दें, उसी तरह विभिन्न राज्यों का अलग अलग बजट, उसका 10% हिस्सा अगर दे दिया जाए लोगों के स्वास्थ्य या इलाज के लिए, तो इससे वो बिना, मतलब वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसका इंश्योरेंस कह सकते हैं। जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है वो उसको आप इंश्योरेंस मान सकते हैं। वह इंश्योरेंस कराते तो पूरा पैसा तो देते नहीं है, आप कुछ पैसा देते, तो ये सब आदमी टैक्स पेयर है, सब अपना कुछ कुछ इंश्योरेंस करा रहे हैं टैक्स देकर। तो इसको इस आधार पर भी मिलना चाहिए। जब आप उनका इलाज कर देते तो 5 लाख जो उसके घर में है वो बच जाता है, तो वो गरीबी की चपेट में जाने से बच जाता है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डाटा देखें तो हर साल 5 करोड़ लोग हमारे देश में इसलिए गरीब हो जाते हैं, वो या उनके कोई न कोई परिवार के सदस्य इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। अगर हम उसको इससे रोक दें कि 5 लाख उसका इलाज में खर्च हो जाए, तो 5 लाख उनका बच गया। अब 5 लाख से उसी समय बेटी भी जवान है, उसकी भी शादी करना है, बेटा भी बड़ा है, उसके लिए कुछ करना है, और अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ उसको रखना है कि कभी बुरे वक्त में फिर काम दे जी। इसलिए ये गरीबी उन्मूलन की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिससे गरीबी 10 से 15 सालों में इस देश से खत्म हो जाएगी। 10% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। दूसरा है 10% शिक्षा के ऊपर खर्च करना। वो क्यों जरूरी है? आपके जैसे युवा है और बहुत सारे युवा हैं, हमारी युवा हमारे समाज की सबसे अनमोल कह सकते हैं चीज़ है, जो आज कोयले की तरह है। कोयले मतलब क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो अपने आप पर आत्म स्वावलंबी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने उसको शिक्षा नहीं दी है। और शिक्षा जो है वैसा ही हथियार है, जैसा कि कोयले को काटकर आप हीरा जैसे मशीन से काटते हैं, वैसी ये मशीन है शिक्षा की मशीन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक समान शिक्षा और सबों को शिक्षा, चाहे गांव में पढ़ने वाला दलित हो, आदिवासी हो, या शहरों में रहने वाले
कोई भी बड़े साहब लाट साहब के बच्चे, सबको एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको तकनीक का की पहुंच और उसके साथ तकनीकी शिक्षा, तो व्यक्ति को क्या बनाएगा, ये आत्मनिर्भर बनाएगा, किसी को स्वावलंबी बनाएगा। 5 किलो अनाज नहीं वो लेगा, बल्कि आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, आपके सोशल एम्पावरमेंट जो होगा, जो आप ये जो ऊंच नीच की खाइयाँ हैं उसको ख़त्म करेगा और जड़ से करेक्ट करेगा। हर आदमी बढ़ के ऊपर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी मैं आमरण कर रहा हूँ, मुझे हेड के पद से हटाया है, हो सकता है कल जो है मेरे नौकरी से निकाल दे, उससे भी बहुत नाराज़ हो तो मेरी डिग्री ही छीन ले, कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बच गया तो मेरे पास बुद्धि है, मैं गाँव जाके खेती भी करूँगा तो 5 लाख रुपये महीना कमाऊँगा, क्योंकि मुझे बुद्धि है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो ज्ञान होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, डिग्री नहीं। डिग्री तो आएगी जाएगी, आपके पास ज्ञान है तो कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। तो वैसा युवा तैयार करना है जिसको मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। शिक्षा जो ह्यूमन कैपिटल बनाता है, जो कोयले को हीरा बनाता है, अगर गांव का हर बच्चा हीरा बन जाएगा तो वो देश के ऊपर भार नहीं होगा, बल्कि देश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, और तब विश्वगुरु बनेगा। ना कि नेता पूंजीपति बनाए, पूंजीपति नेता बनाए और विकास ऊपर में चक्कर काटता रहे जलेबी की तरह और किसी के पास न पहुँचे। नीचे में लोग वो वैसे बादल है जो कभी बरसता नहीं है, जिससे बूंद नीचे गिरती नहीं, मुँह आग किए हुए आप। ऐसी विकास किसी के काम की नहीं है। कितने ट्रिलियन की है, 50 ट्रिलियन की, 1 ट्रिलियन की, अब 500 लाख ट्रिलियन की। वो ट्रिलियन को हम हमारे पास ही नहीं है। 80 करोड़ आबादी अगर खाली 5 किलो अनाज पर निर्भर है तो पूरा विकास का फ्रॉड मॉडल है, उसको रिजेक्ट करना है। और जो भी अपमानित करे यह कहकर कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, उसको वोट देकर सबक सिखाना चाहिए कि मेरा पैसा 90 रुपया आप पूंजीपतियों में बांट रहे हो, हमारा ही पैसा 10 रुपया वापस करके हमें गाली दे रहे हो कि मैं लाभार्थी हूँ। लाभार्थी आप हो जो 8000 करोड़ की विमान में चल रहे हो, रोज़ 10 कपड़े बदल रहे हो, आप लाभार्थी हो। हम क्या चीज़ के लाभार्थी? लेकिन सर आप ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आते, ये क्यों जो राष्ट्रीय मुद्दा क्या था और किस पर हम आंदोलन करें, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, इसलिए पक्ष और विपक्ष सबके लिए चुनावी मुद्दा होना चाहिए। दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आज कोई भी कानून, नियम, कायदे कानून से नहीं चलता। जैसे कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी वैसे चल रही है। यहाँ के वाइस चांसलर किसी कानून को नहीं मानते, वो अपने आप को स्वयं भी राजा मानते हैं। जैसे राजा जो उसको मन होता उसको अपॉइंट करते, रख लेते, निकाल देते, जितना मन हो उतना पैसा देते। यही काम बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब कर रहे हैं, जो कि क्लियर कट वायलेशन है बीएचयू के कानूनों का। और यहाँ पे चलाने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ी है, आज 2.5 सालों तक उन्होंने जान के बनाया नहीं, क्योंकि ये उनके ऊपर लगाम पैदा करेगा, और इसलिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो कि चलाने वाली, अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है, उसको बना ही नहीं। दूसरा, पेड़ काट कर वो बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं उससे। ये बहुत ही बड़ा हेरिटेज पेड़ है, 100 सालों के, और वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा। पेड़ जो है वो सड़कों के किनारे, कोई कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ में उसको नहीं। ऐसे जगह जहाँ बच्चे खड़े होते थे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, वहाँ आग उगलता है इस गर्मी में 44, 46, 48 डिग्री टेम्परेचर में। वो बेचारे बिलबिलाते रहते। अब जाएंगे वहाँ जहाँ काटा है पेड़ को, और हरियाली जो इसकी पहचान थी उसको मिटा रहे हैं। यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिनकी पहचान इस देश में एक मतलब बहुत सी सुंदर विश्वविद्यालय की तरह था, वो आज लूट का अड्डा बन गया है और उसको जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। तीसरी बात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही सरसुंदरलाल अस्पताल जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ का भी मसला है। एक चिकित्सा अधीक्षक है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी। ये के गुप्ता साहब जो है, ये ब्लड बैंक में खून चोरी कर बेचने के आरोपी हैं। अपराधी, आरोपी नहीं, अपराधी है, क्योंकि कमेटी बनी है। ये देखिए कमेटी का रिपोर्ट है, आप दिखा सकते हैं इसको, जिसमें कि उनको अपराधी बनाया गया और उस पर कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कही गई है। लेकिन वो ना सिर्फ उन पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, नौकरी से नहीं निकाले गए, बल्कि इसी शिक्षा में बने रहे। फिर से उसके बाद उस समय तो पद से हटाए गए थे ब्लड बैंक से, फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद थे, तब मैं ही उनसे ये सब मामला उठाया था, तो वो हार्टे लिख बना दिए गए। इमरजेंसी में थप्पड़ मार दिए।
तो रिमोट को बना दिया, उसमें बहुत ऐसे इधर उधर थे, उनमें खूब ध्यान लिया कि, लेकिन मरीज़ को केयर तो कर नहीं रहे थे, तो मरीज़ कूदने लगे, बिना इलाज के मरने लगे, खिड़कियों से कूद गए 2-3 मरीज़, फिर बवाल हो गया, तो फिर और बड़ा पद दिया गया उनको। मतलब हर बार जब ये भ्रष्टाचार किए तो उनको प्रमोशन मिला, और अभी फिर मैं उठा रहा हूँ मुद्दा, हो सकता है इस बार वाइस चांसलर बन जाए, क्या ठिकाना। ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियम कायदे कानून की धज्जियाँ। और कर क्या रहा है ये बंदा, जब ऐसा अपराधी कोई बन जाएगा पद पर और अपने अपराध की सज़ा उनको मिलेगी नहीं, तो क्या हुआ, छोटा चोर बड़ा चोर होता है, वैसे ही बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, वही बन गया है, ये अकादमिक क्रिमिनल बन गए हैं। और यहाँ वित्तीय धांधली के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव धांधलियाँ भी कर रहे हैं। वित्तीय धांधलियाँ क्या हो रहा है, निजीकरण। अब देखिए, ये लैब होती थी CCI लैब, कम दामों में बेहतर जांचें उपलब्ध कराती थी, आज जो है वही लैब ज़्यादा दाम में घटिया जांचें उपलब्ध करा रही है, जो कि निजीकृत करके दूसरे को दे दिया, अपने दोस्त को, और वो हमेशा फ़ायदे में थी, ये भी समझना पड़ेगा। CCI लैब आज नई लैब जो है, उसमें सबकी किडनी की रिपोर्ट देखेंगे, हर 2-4 पेशेंट के बाद उसकी किडनी की रिपोर्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया है ना। हाँ, POCT नाम की ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको दे दिया है, ये एक घोर अपराध है। उसके बाद देखेंगे विकास, यानी आम जनता को सुविधा बढ़ाने के लिए पैसा दे दिया सरकार के द्वारा, उसको फ्लोर पर मार्बल के ऊपर टाइल्स लगा के और ग्रेनाइट लगा के अपने खुद के मतलब फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए वो लगवा रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहा है और खुद पैसे खा रहा है। उसके बाद अपने उच्च अधिकारी, यानी कि डायरेक्टर और डीन जो है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके आदेशों का पालन नहीं करे। आदेश क्या था, यही जो पहला है, हृदय रोगियों को संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला दिया जाना चाहिए। ये आदेश नहीं मानने की वजह से लोग पिछले 2.5 सालों में 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला, और उसमें से हज़ारों ऐसी जानें चली गई जिनको इलाज के साथ बचाई जा सकती थी। इस मामले में उन्होंने अपना लेटर जारी किया कि मतलब इस जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद आरोप हैं। कौन सा अपराधी कहता है कि मैं अपराधी हूँ? दुनिया में एक अपराधी का नाम बताइए जो कहा हो कि मैं अपराधी हूँ। सब कोर्ट में कहता है मैं जो है, एक तो सबूत दिखाया मैंने आपको जी, दूसरे भी सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबूत दिखाया, ये देखिए, ये उनके ब्लड बैंक का है रिपोर्ट। ये पहली सबूत है, ये फाइनल उनकी रिपोर्ट है, ये मैंने आपको दिखाई है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो रिपोर्ट कह रहा है। अब रिपोर्ट को भी गलत कहे कि मैं ही सही हूँ, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही, बाकी सब गलत, तो अपराधी तो यही कहता है, ये भी साबित करता है कि वो अपराधी है। दूसरा जो आदेश है, दूसरा आदेश ये है, जो डायरेक्टर और डीन साहब का आदेश है, यही है वो संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला वाला। ये आदेश को नहीं मान रहे। अगर आदेश को माने होते, कानून से चलते, तो मुझे क्या शौक़ है कि मैं 17 दिन तक आमरण अनशन करूं, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूं। मांग क्या रहा हूं, देखिए पीछे, यही मांग रहा हूं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, इन सब विचारों के लिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनके साथ धोखा क्या हो रहा है, इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं और किस तरह से आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, ये आदमी VC साहब के साथ मिलकर लूट रहे हैं। उस लूट को बंद करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, क्योंकि ये जो आदर्श बगिया है, उसकी पूरी आपने जो मान सम्मान है, उसकी रूट से, जड़ से धज्जियाँ उड़ा दी। इसलिए हमारा कहना है, सेव BHU को बचाओ, BHU बचाओ आंदोलन है। वहाँ हरियाली बचाओ, करप्शन को, भ्रष्टाचार से मुक्त कराओ और साफ सुथरी प्रशासन व्यवस्था कायम करो। जस्ट फॉलो द रूल, कानून का अनुपालन करो, BHU एक्ट और संविधान को लागू करो। 3 साल से ज़्यादा, ये तो अपराधी वैसे जेल में होना चाहिए था, फिर भी अगर आपकी नियुक्ति भी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय सीमा 3 साल हो सकती है। हालांकि टेम्पोररी नियुक्ति कभी भी हटाया जा सकता है वो,
परमानेंट नियुक्ति जिनकी होती है वाइस चांसलर साहब की 3 साल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 साल के लिए, डीन 3 साल के लिए, HOD 3 साल के लिए, लेकिन ये भाई साहब जो कि तत्कालिक नियुक्ति है वो 3 साल 5 मई को ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आज 27 तारीख को भी बने हुए। इस तरह का ये गुंडागर्दी, वो भी जहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री जी यहाँ भी हैं, रोज़ मीडिया की रिपोर्टिंग उनके पास भी जा रही होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये दुखद है। और यही एक छोटी सी मांग है, प्रधानमंत्री से दरख्वास्त है, आप यहाँ हैं, 5 मिनट मुझसे भी मिले, उन लोग से तो बहुत सुने आपने, कि मैं आम जनता के लिए क्या आपसे कह रहा हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, अगर आप इस पर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे, क्योंकि उसी से तो समाज का विकास होगा, अगर आप सच में विकास चाहते हैं तो। दूसरा, BHU को बचा लीजिए, बनारस को बचाइएगा, उसके लिए एम्स के लिए मांगा था जो आपने 10 सालों में नहीं दिया, तो कम से कम एम्स दे दीजिए एक तो। और जिसको एम्स लाइक बनाया उसको एम्स लाइक विकसित तो करिए, जस्ट फॉलो द रूल, कानून का अनुपालन करवाएं, यही है मेरी मांग। और ये आए हुए हैं, इनसे भी आप पूछें, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। क्या नाम हो जी आपका? मैं राम गणेश प्रजापति। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं तो रहने वाला हूँ आजमगढ़ जी। लेकिन मैं एक्स नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC OBC डिपार्टमेंट एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। क्या समर्थन करना है? मैं क्या तो अभी अपने कार्डियोलॉजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर जी को कि आज इन्होंने जो जन्मीन मुद्दों को लेकर आज यहाँ 17 दिन से धरनारत हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के कोने कोने से यहाँ आकर मरीज अपना समर्थन भी दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देर है अंधेर नहीं है, और जमहूरियत और लोकतंत्र से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभी हम मौजूद थे उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र पर, जिनका डंका सिर्फ न कि भारत में बजने का दावा करा जाता है, पूरे विश्व में दावा होता है। और उसके दावे की कितनी सच्चाई है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ इस बात की लड़ाई चल रही है अभी तक BHU में कि जो सुपर स्पेशलिस्ट जो बेड हैं, जो हार्ट अटैक जो मरीज़ आते हैं, दिलों के जो मरीज़ आते हैं, उनका इलाज अच्छा हो सके, इस बात की लड़ाई जारी है। और ये पूरी लड़ाई डॉक्टर ओम शंकर जी लड़ रहे हैं। अब इनके साथ साथ देखेंगे तो जो उन्हीं के जो तीमारदार हैं और जो बीमार होते हैं लोग, वह लोग भी अब समर्थन पर आ चुके हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, इधर पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ जी छत्तीसगढ़ और बिहार के लोग भी, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी हम लोग जहाँ पर समर्थन देने आए हुए हैं। और समर्थन इस बात का है कि राइट टू फूड है जिस प्रकार से, उसी प्रकार राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ को भी उतना ही तवज्जो मिले जितनी ज़रूरत है। पूरी इसकी ज़रूरत क्यों है, पूरी बात डॉक्टर ओम शंकर जी ने बताया है, वो बात हम आपको दिखाएंगे। और इधर आप देखेंगे तो भले ही कच्च छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर लगातार पिछले 17 दिनों से लोगों का जो समर्थन है वो मिलता जा रहा है। सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? चंदौली जिले से। चंदौली से जी। क्यों आए हुए हैं? समर्थन में डॉक्टर साहब जी, समर्थन में डॉक्टर साहब समर्थन में आए हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि जिनके जो अपराधी हैं ब्लड बैंक में जिन्होंने खून चुराया उनको सजा मिले? सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आप कहाँ से आते दादा? दानापुर से। दानापुर चंदौली एक पड़ता है। हाँ। तो कब जानकारी मिली कि पूरा आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये जब आए थे पिछली बार ये दिखाने के लिए, छल्ला पड़ा था, दिखाए तब मालूम हुआ कि नहीं डॉक्टर साहब आंदोलन पर हैं। तो हम लोग आकर के बैठते हैं और दिखाते भी हैं यहाँ पे आकर के दिखाते हैं आप। सर, आप कहाँ से हुए? हम बिहार सासाराम से आए हैं। सासाराम से। आपको क्या दिक्कत, मतलब से समर्थन देना है या कोई बीमार? डॉक्टर साहब के समर्थन में आए हैं। क्या नाम हो जी? रमेश तिवारी। रमेश तिवारी जी। जी। आप कहाँ से आई अम्मा? और सासाराम से, जहाँ से ये लड़का हमारा। अच्छा, मम्मी माँ बेटे दोनों लोग समर्थन नहीं आए हुए? जी। राइट टू हेल्थ होने चाहिए, अधिकार इसका मिलना चाहिए। जी एकदम। दादा, आप कहाँ से आए हुए?
गाजीपुर से सर। गाजीपुर से। क्या नाम हुआ आपका? रामा। रामा। ठीक है अम्मा, कोई दिक्कत ना। दीदी कहाँ जाएंगे आप? मऊ। मैडम आप कहाँ से आई हुई? बनारस से। बनारस से। ये मांग समझ में आ रही है? हाँ। क्या मांग? राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ हाँ। होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। सर आप कहाँ से आओ? गाजीपुर से। गाजीपुर। आप? चंदौली से। चंदौली। आप लोग कहाँ से? हाँ सर, हम गाजीपुर से 19 से डॉक्टर साहब के संबंध में, लेकिन समर्थन में डॉक्टर साहब के उनकी मांग। गाजीपुर से हैं, डॉक्टर साहब के समर्थन में आए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रमोद राय है। प्रमोद राय जी। हाँ, मैं केवल समर्थन के लिए आया हूँ। पेपर्स में पढ़ा था तो मैं इसीलिए आया हूँ कि डॉक्टर ये सही लड़ाई है, इनके साथ और लोगों को आना चाहिए। होना चाहिए लोगों। कौन लोग? क्या नाम हुआ आपको? बैठे रहिए बैठे। जी राजेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय साहब कहाँ से आए? हम बलिया से आए हैं। क्या मांग है पूरी? मांग है कि जो डॉक्टर साहब मांग रहे हैं उचित मांग है, मांग मिलनी चाहिए। अनर्थ हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस जो कच्छ पे, भले ही कच्छ छोटा है लेकिन यहाँ पर समर्थन देने वालों की कहीं कोई कमी नहीं है। गाजीपुर, चंदौली, अब अलग अलग, अब बिहार और छत्तीसगढ़ से भी लोग आ रहे हैं। तिवारी जी आए हुए हैं अपनी माता जी को लेकर। खाली जिद है इस बात की कि राइट टू हेल्थ की जो बात है, अब वो सिर्फ बात जो यहाँ से निकली है, अब वो आगे तक और दूर तक जानी चाहिए। इस पर हम लोग भी कोशिश करेंगे, जब भी पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन बातचीत करेंगे उनसे बोलेंगे कि राइट टू हेल्थ पर आप लोग क्या सोचते हैं। जितनी तेज़ी से आप जाति धर्म, मंदिर, भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा की बात करते हैं, क्या उतनी ही तेज़ी से आप हेल्थ की बात कर सकते हैं क्या? इनके सवालों के जवाब हम लोग लगातार लेते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।